I hope you all are fine and doing so great. So, welcome to another session of learning where you are going to improve your communication skill. Today, I am going to share a 7-day challenge. मैं आपसे एक 7-day चैलेंज शेयर करने जा रही हूँ जिसके बेसिस पे आपको अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है. फॉर दैट यू हैव टू बी डेस्परेट. अगर आप क्यूरियस हैं, लर्निंग के लिए आप ईगर हैं, डेस्परेट हैं, सो श्योर दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्पीकिंग स्किल को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए. डू यू नो, स्पीक करना इज ईजियर दैन रीडिंग एनीथिंग और राइटिंग एनीथिंग. किसी भी लैंग्वेज को बोलना ज़्यादा आसान होता है उसको लिखना सीखने से, उसकी ग्रामर को सीखने से, उसके अदर पार्ट्स को लर्न करने से ज़्यादा इजी है स्पीकिंग. यू हर्ड इट करेक्ट. डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क. ये 7-day चैलेंज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लर्निंग को इम्प्रूव. सो द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास लर्निंग के लिए टाइम ही नहीं है. हमारा डे इतना हैक्टिंग है. आई एम स्टूडेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट इन माय डे टू डे रूटीन. इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, यू हैव जॉब, आप ये कहेंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इंग्लिश सीखूं कैसे. मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको कैसे सीखूं. एक्चुअली यू हैव टू गेट द टाइम फ्रॉम योर डे टू डे एक्टिविटीज़. आपको इसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व करना होगा अगर आपको इसे सीखना है. इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. यू ऑलरेडी नो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड. आप एक स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप अपने घर को टेक केयर करती हैं. आपको ये मालूम है कि आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए या आपको अपने ऑफिस के लिए या आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उसको डील करने के लिए, और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आपको पता है कि आपको अपनी एकेडमिक जो आपके स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए भी इंग्लिश की नीड होती है. अदर सब्जेक्ट्स को भी आप रीड प्रॉपरली तब कर पाएंगे जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सब चीज़ों को जानेंगे. और तो इस 7-day चैलेंज का फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. कोई ये कहे कि इसको स्किप करके आप इंग्लिश को सीख सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तो दैट पर्सन इज लाइंग विद यू, आई एम श्योर. तो फर्स्ट पार्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज वोकैबुलरी सेक्शन. वोकैबुलरी कैसे सीखें? वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको मैंने काफ़ी वेज शेयर किए. आप मूवीज़ वॉच कर सकते हो, आप सॉन्ग सुन सकते हो, बट द थिंग इज लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना ये कि बेटा कपड़े पहनो, आप अपनी बुक रख के आओ, खाना खा लो. इस तरह से हमसे बोला गया तभी तो हम सीख पाए उसको कि किसको खाना कहा जाता है, किसको बुक कहा जाता है. जब अगर हमसे लैंग्वेज में जिसमें बात किया गया तो हम उस चीज़ को समझ पाए, उस चीज़ को सीख पाए, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए. ओके, सो बहुत इजी लगा हमने क्योंकि उसे हमने सुन के सीखा, किसी ने हमें समझाया, चीज़ों के नाम बताए और सुन सुन करके हमने उसे बोलना स्टार्ट कर दिया. तो द थिंग इज आपको भी क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको स्टार्ट करनी है दैट इज टू लिसन. लिसन करने से आपके दो जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होगी. एक तो वोकैबुलरी पे आप वर्क करोगे ही करोगे. सेकेंड थिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका रेडी होगा, आपको सेंटेंस बनाना आएगा. अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम आती है आप सोचोगे कि मैं बहुत सारे टेंसेस पढ़ लूँ, बहुत सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ लूँ. नो, देयर इज नो नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ टेंसेस व्हाइल यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल. स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस एक जो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए दैट इज हाउ टू यूज़ इट. प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए. मेनली प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? मेनली प्रॉब्लम, जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव गिवन माई रिटन एग्जामिनेशन, और सेकेंड सेंटेंस इज आई गेव माई रिटन एग्जामिनेशन. इन स्पीकिंग बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट. दोनों सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है. इंग्लिश क्या है? एक आपकी भाषा है जिससे आप अपने मीनिंग को कन्वे कर रहे हो, अपनी बात को कन्वे कर रहे हो किसी को.
ठीक है, एक मीडियम है जिसके बेसिस पे आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हो किसी से। कन्वे करने के लिए अगर आपने आई गेव एग्जामिनेशन बोला या आई हैव गिवन बोला, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी मच डीप ग्रामर कि आप बहुत ज्यादा उस पर फोकस करेंगे कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, आई हैव गिवन करेक्ट होगा कि आई गेव करेक्ट होगा। आपने अपनी बात को बोलना था, सामने वाले को वो मैसेज कन्वे हो गया, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे उतने डेप्थ में अभी स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बस टेंसेस में भी कुछ पार्ट्स को ध्यान में रखना होगा। दैट इज आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, इन 3 टेंसेस को पढ़ना है, क्योंकि ये टेंसेस आपको बताएंगे। मोस्टली अभी हम लोग जो भी बातें करते हैं तो आप ये देखिएगा वो इनडेफिनेट बातें होती हैं, तो उनके लिए हमें यूज करना, या तो हम अपने हैबिचुअल एक्शन को श्योर कर रहे होंगे या हम अपनी कोई डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पे फोकस करना है। उस पर भी क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं कि अगर वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाउ टू यूज इट, एस का यूज आपको करना है विद सिंगुलर पर्सन, और अगर प्लूरल है तो आप अपने वर्ब में एस को यूज नहीं करेंगे। पास्ट टेंस की बात आती है तो आप सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बट नेगेटिव में प्रॉब्लम क्या होता है, आप डिड के साथ भी सेकेंड फॉर्म लगाते हो, दैट इज इनकरेक्ट। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। डिड नॉट गेव नहीं होता, डिड नॉट गिव होता है। ठीक है, आई डिड नॉट गेव द एग्जामिनेशन नहीं होता, आई डिड नॉट गिव होता है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म को यूज मत कीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद फिर आप विल बी, शेल बी का यूज करते हो कंटिन्यूअस में, और आप सिंपल टेंस में विल और शेल का यूज करोगे। क्लियर। और कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो लगातार बात हो रही हो, लगातार चीजें हो रही हों, लाइक मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इस टाइप की। बट मैंने आपको मना किया है कि ट्रांसलेशन पे बहुत फोकस नहीं करना है। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचिए। इसका रीजन मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, वहां पे लिखा है कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्लियर। अब आप सोचोगे क्या, तो क्या के अकॉर्डिंग आप व्हाट से सेंटेंस को स्टार्ट करना लग जाओगे, बट द सेंटेंस इज टू आस्क समथिंग, बट सेंटेंस इज फॉर परमिशन, है ना, आप परमिशन मांग रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट सेंस आप परमिशन मांग रहे हैं, तो व्हाट की नीड नहीं है यहाँ पे, आप मे आई कम इन का यूज करोगे। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप सोचने लग जाओगे कि मैं उसको ट्रांसलेट कर लूँ, मे बी आपको ट्रांसलेशन अभी उतनी नहीं है, आपको पता है, तो आप उसको प्रॉपर वे में आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट करेक्ट। जैसे आई का यूज होता है, मी का यूज होता है। अब मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है, और मुझे एक पेन दे दो, ये 2 सेंटेंसेस है। तो आई वॉन्ट अ पेन और प्लीज गिव मी अ पेन। आप देखो, मुझे वर्ड आया, बट एक जगह मुझे की इंग्लिश आई को यूज किया गया, और सेकेंड सेंटेंस में मुझे की इंग्लिश मी को यूज किया गया। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये सब राइटिंग स्किल का पार्ट हो गए, इसको हम छोड़ देते हैं। हम सब्जेक्ट स्पीकिंग की जब बात कर रहे होते हैं तो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश ओनली। ट्रांसलेशन पे अगर आप फोकस करोगे तो एक्चुअली आपका सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है। आप जब लिसन करोगे ना, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानोगे, आप अपनी उसमें से वोकैबुलरी निकालोगे, तो धीमे धीमे आप डे बाय डे, मैं नहीं कह रही कि read a lot of things, listen a lot of things, नहीं, आप अपने लेवल को जानते हो कि आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या मिड ऑफ दैट थिंग। बिगिनर और इंटरमीडिएट के बीच का आपका पार्ट है, आप इंटरमीडिएट होना है। मैं नहीं कह रही बहुत एडवांस के लिए अभी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे अपनी लिसनिंग को। कार्टून्स आपको सुनने हैं, आपको मूवीज देखनी है, आप सब टाइटल्स के साथ उनको देखिए, पॉज करिए अपनी जो भी आपकी वीडियो है उसको, और देन आपको रिपीट करना है आफ्टर दैट। ठीक है, स्पीक जो करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लर्निंग का, और स्पीकिंग के लिए आपको डे 1 से प्रैक्टिस करनी होगी। यस, यू हैव टू स्पीक फ्रॉम डे 1। क्लियर। आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप अनअवेयर हो। जो आपसे बात कर रहा है उसको भी बहुत बहुत ज़्यादा, किसी को भी नहीं आता। नो वन इज़ बॉर्न ब्रिलियंट। किसी को भी फर्स्ट डे से नहीं आता। हम जापान में रहते तो हमें जापानीज आती, हम इंग्लैंड में रहते तो हमें इंग्लिश आती। वी आर इंडियन, तो हम अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी हमारी जो लैंग्वेज है हम उस लैंग्वेज को जानते हैं। ओके, लाइक आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, मैं हिंदी बोल रही हूँ तो हिंदी है, ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए मुझे ये आती है। सेम वे इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो, दैट इज अदर कंट्रीज लैंग्वेज, दैट इज नॉट आवर कल्चर। अगर इंग्लिश आप सीख रहे हो, दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसको लर्न करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट पैनिक होने की नीड नहीं है कि हाँ बहुत सारा एफर्ट डालना है। तो फर्स्ट थिंग आई सजेस्टेड यू इज टू लिसन। यस, लिसनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपनी वोकैबुलरी को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, दो चीज़ों को आपने ध्यान देना है। वोकैबुलरी आपको मिलेगी बस, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको बोला, स्पीकिंग के लिए आपको केवल यहाँ पे दो पार्ट ऑफ टेंसेज हैं उस पर ध्यान देना है। एक है सिंपल टेंस और दूसरे हैं कंटिन्यूअस टेंस। इनमें ही आपको अभी ध्यान देने की नीड है। आप जानते हैं 70% ऑफ सेंटेंसेस दैट आर इन पास्ट, आप उसमें पास्ट सिंपल में ही उसको यूज करते हैं। आपने बाकी टेंसेस को बहुत रेयर देखा होगा, कहीं पे आपको ये मिल रहे हो। तो इसके लिए आपको अपने पास्ट सिंपल टेंस को बहुत अच्छे से वर्क करने की नीड है। और मैंने जो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए उसके बेसिस पे आप करिएगा, आप सही से बोलने भी लग जाओगे। रील्स देख रहे हैं आप, वहाँ पे कोई मूवीज देख रहे हैं, टेक आउट ओनली 10 मिनट्स। अगर वो 2 आवर्स की मूवी है या कोई बहुत बड़ा लिसनिंग वीडियो है, कोई कंटेंट है, बहुत बड़ा कंटेंट है, देयर इज़ नो नीड कि आप उसको पूरे 1 आवर के कंटेंट को एक दिन में सुनेंगे। ब्रेक इट डाउन, आप 10 मिनट्स में उसको डिवाइड कीजिए। आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप और भी पढ़ सकते हैं, और भी सुन सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट। तो लिसनिंग पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं मेन जो थिंग फोकस कर रही हूँ वो है आपकी वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। लिसनिंग के साथ साथ आपने 10 मिनट्स तो लिसनिंग को दिए, उसकी वोकैबुलरी को सुना आपने, उसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आप कहीं नोट डाउन कीजिए और ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, और उसको अपनी डे एक्टिविटी में कहीं ना कहीं यूज जरूर कीजिएगा। सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट डू इज टू रीड समथिंग। अब रीडिंग के लिए मैं आपको नहीं कह रही आप नॉवेल पढ़ने लग जाइए, आप कोई बहुत मोटी सी बुक ले आइए और उसको रीड करने बैठ जाइए। नो, रीडिंग के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और दिस इज गोइंग टू वर्क। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू वर्क। इससे आपकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली ये इम्प्रूव होगी, बट द वे यू विल यूज इट, मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी उस तरह से ही आपको इसको यूज करना है, तभी इम्प्रूव होगा। कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को चूज करेंगे, आप गूगल कीजिए अकॉर्डिंग टू योर लेवल, आप उसको देखोगे कि आपको कौन सा पैसेज अच्छे से समझ में आ रहा है। फर्स्ट डे क्या होता है, हम इजी टास्क स्टार्ट करें तो बेटर रहता है, हमारे कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट करता है। तो फर्स्ट डे आपने क्या करना है, आपका जो भी लेवल क्लिक करना है, इमेजेस में आप वहां से कॉम्प्रिहेंशन को चूज करेंगे विद क्वेश्चंस ऑल्सो, उसमें क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या है, उस पैसेज को रीड करना है, और रीड प्रॉपरली लाइन बाय लाइन करोगे, और वेन एवर यू विल स्टक आप उसको अंडरलाइन करेंगे वर्ड को। ये एक बहुत बेस्ट वे है वोकैबुलरी फाइंड करने का। और जो स्टोरीज होती है ना, स्टोरीज में हमारी अच्छी वोकैबुलरी होती है जो हम डेली यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट वर्ड। सो आप उसको रीड करेंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कई बार वो सेंटेंस किस तरह से फॉर्म हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, गो एंड चेक इट इज करेक्ट और नॉट, आपको ये पता चलेगा वहां पे जाके। सो टुडे आई हैव अ पैसेज फॉर यू, दैट इज आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको रीड करना किस तरह से है, किस तरह से उसको फाइंड आउट करना है, वर्ड्स को फाइंड आउट करना है,
और आपको किस तरह से उन्हें यूज करना है। सो लिसन इट केयरफुली। Human beings have been inventing since we first appeared on earth, starting with the simple stone age tools. In the last 100 years, the pace of invention has accelerated. So I stuck on the word accelerated. So I will underline it or I will mark it. ये वर्ड एक्सेलरेटेड जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसका मीनिंग क्या होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आया सपोज, तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगी। मेरे को ऊपर की सेंटेंस समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स हैव बीन इन्वेंटिंग, ह्यूमन बींग्स तब से इन्वेंट कर रहे हैं सिंस वी फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब से अर्थ पे हम आए। अपीयर्ड मीन्स यहाँ पे दिखाई देना भी होता है, तो एग्जिस्टेंस वर्ड के रिप्लेस किया गया है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना या इस धरती पे आना। तो वी फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ स्टार्टिंग विद द सिंपल स्टोन एज टूल्स। आपने पढ़ी होगी अपनी सोशल साइंस, उसमें आप जानते हो स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज के टूल्स को इन्वेंट किया गया। इन द लास्ट 100 ईयर्स, लास्ट 100 ईयर्स में द पेस मीन्स होती है स्पीड, गति किसी चीज की, ऑफ इन्वेंशन। तो किसकी स्पीड, इन्वेंशन की स्पीड हैज एक्सेलरेटेड, बढ़ी है। एक्सेलरेटेड मीन्स एक्चुअली होता है क्विकन। इफ यू डोंट नो द मीनिंग यू शुड फाइंड आउट इट। नॉट ऑल इन्वेंशंस वर इमिडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज यूजफुल। सारी इन्वेंशंस इमिडिएटली हमने नहीं जाना कि वो बहुत सब यूजफुल है। For example, the photograph was not even perceived as a practical tool at the time it was invented by Thomas Edison. जब थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था फोटोग्राफ को, तो सबसे पहले इसे एक प्रैक्टिकल टूल नहीं माना गया। थॉमस एडिसन इज एज अ प्रैक्टिकल Edison is one of the greatest inventors of mankind. I think everyone knows about him. मैनकाइंड को उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस प्रोवाइड किए हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। मैनी इन्वेंशंस केम फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु वर्क अलोन। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जिन इंडिविजुअल्स ने अलग अकेले ही काम करके चीज़ों को इन्वेंट किया। आइडियाज वर ऑफन अ मूवमेंट ऑफ इंस्पिरेशन, बट द इन्वेंशन ऑलवेज टुक painstaking hard work over many years. Ideas were often a moment of inspiration. अगर कोई आपको आइडियाज प्रोवाइड करता है, what a great idea, how wonderful you will say ना, तो आइडियाज जो थे इंस्पिरेशन रहे हमेशा सबके लिए, बट द इन्वेंशन ऑलवेज टू painstaking hard work, बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, पेनस्टेकिंग हार्डवर्क किया है उन्होंने किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। बहुत सालों तक उन्होंने मेहनत करी है उस पर। Leonardo da Vinci helicopter took a few hundred years to develop from his early sketches to what we see today. Here you can see the structure of the sentence. A very important phrase is used in this sentence. Leonardo da Vinci helicopter took a few hundred years to develop. उनको कुछ साल लगे, 100 years लगे उनको डेवलप करने पे। फ्रॉम हिज अर्ली स्केचेस, जो उन्होंने फर्स्ट उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और जो आज हम देखते हैं उसमें जो उनका हार्डवर्क था, कुछ 100 ईयर लगे। सम इन्वेंशन सच एज द व्हील एंड पेपर क्लिप आर सिंपल। कुछ मशीन्स, कुछ इन्वेंशंस बहुत सिंपल हैं, लाइक व्हील एंड पेपर क्लिप। अदर लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड लोकोमोटिव्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, कुछ जटिल हैं। बट ईच इन्वेंशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन मैन्स डेली लाइफ। लेकिन हर इन्वेंशन जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक आई एम सेइंग अबाउट पेपर क्लिप। पेपर क्लिप भी उतना ही यूजफुल है, लाइक ट्यूबलाइट का यूज़ हो रहा हो, या हेलीकॉप्टर का यूज़ हो रहा हो, या रॉकेट का यूज़ हो रहा हो। हर इन्वेंशन कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। जब आपको वहाँ पे निडल का यूज़ करना है अपने कपड़ों को स्टिच करने के लिए, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर मटेरियल, एनी अदर थिंग, वहाँ पे वो ही काम करेगी। तो जो सुई है वो अपना भी एक प्लेस रखती है। बट ईच इन्वेंशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन मैन्स डेली लाइफ।
ऑल इन्वेंशन हैव वन थिंग इज कॉमन. सारी इन्वेंशन में एक चीज कॉमन है, दैट इज एन इंक्यूसिटिव एंड क्रिएटिव माइंड. नाउ आई स्टक ऑन वर्ड इंक्यूसिटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे और देन ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. अब एक्चुअली में इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सभी इन्वेंशन में एक चीज कॉमन है. अब एक्चुअल में इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सभी इन्वेंशन में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? कि जो पर्सन्स थे उनका माइंड कैसा था? क्रिएटिव था और वो बहुत क्यूरियस थे. इंक्यूसिटिव मीन्स क्यूरियस, ईगर टू नो एनीथिंग. जो लोग नॉलेज को गेन करने के लिए, लाइक आपने कई बच्चों को देखा होगा, दे यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस. तो हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए, को देखा होगा, उसे कहा जाता है ही वुड हैव बीन आस्किंग मैनी क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. ही हैड एन इंक्यूसिटिव माइंड. उसमें बहुत ही ईगर नॉलेज को गेन करने के लिए, ईगर है वो, क्यूरियस है वो किसी भी चीज को जानने के लिए. सो इंक्यूसिटिव माइंड. आप इस तरह से सेंटेंस को भी फ्रेम कर सकते हो. नाउ यूज दीज टू वर्ड्स. अब हमने दो वर्ड, न्यू वर्ड सीखे आज. First one is your accelerated, second is inquisitive. Now use these words in your daily activity. तब आपको क्या होगा? इसको आप जब यूज करोगे अपनी डेली एक्टिविटी में, आपको दो नए वर्ड मिलेंगे. और आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ पे पास्ट में जो चीजें हुई उसकी बात हुई. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इन द पैसेज. आप इसको दोबारा रीड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट के लिए किस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम किया गया. आप उनको यूज करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द करेक्ट वे टू रीड द पैसेज. एंड आप उसमें से न्यू वर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं. दिस टास्क इज फॉर 7 days. आप 7 days तक इस टास्क को रिपीटेडली करेंगे. आप लिसनिंग पे फोकस करेंगे और आप रीडिंग पे फोकस करेंगे. अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको सुनना क्या है. आप न्यूज़ प्रेमी हो, कहते हैं ना, न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है आपको. आप 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए. अगर आपको कोई एपिसोड्स देखने का शौक है, 10 मिनट्स के लिए कोई एपिसोड इंग्लिश में देखिए. आप बस, आपको कुछ नहीं करना है, कंटेंट आपका सेम रहने वाला है, बस आपने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देना है. You have to get 10 minutes for yourself. अपने को इम्प्रूव करने के लिए आपको 10 minutes निकालने हैं और I know you will do it. और सेकेंड थिंग, आप कभी भी, आप सोने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बस गए बेड पे और सो गए. फ़ोन तो चलता ही है. तो उस टाइम क्या करना है? एक पैसेज को निकाल लीजिए. अब आपका डे है, आपको पता है आप कैसे उस डे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. तो whenever you get time, listen for 10 minutes and read a passage for 10 minutes. आपको उसे ध्यान से पढ़ना है. इफ़ यू आर स्टोरी रीडर तो आपको तो मज़ा आने वाली है स्टोरी पढ़ने में. बट ट्राई टू गेट 10 minutes फॉर ईच ऑफ द सेक्शन. इस तरह से आपने दो चीज़ों को फोकस करना है. फर्स्ट वन इज योर वोकैबलरी एंड सेकेंड इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, आई टोल्ड यू. And the last but not the least, that is speaking. Yes, you have to speak from day one. Day one से टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश बोलने आती है, बोलिए. Going to meet you again. Do take care of yourself. Bye for now. Bye for now and thanks for watching. If you have not subscribed my channel yet, so do subscribe.